राजस्थान बोर्ड की वार्षिक परीक्षा 2022 के लिए कक्षा 11 हिंदी साहित्य का असली पेपर आपके लिए मिल चुका है। 80 नंबर का आपके पेपर होने वाला है और बिल्कुल आपके हिंदी साहित्य का असली पेपर मिल चुका है। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आपके लिए कक्षा 11 हिंदी साहित्य का असली पेपर मिल चुका है। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आपकी कक्षा 11 हिंदी वार्षिक परीक्षा हिंदी साहित्य में किस प्रकार से वार्षिक परीक्षा में आपका पेपर आने वाला है। तो पहले आपके आएगा अपठित गंध्यास। अपठित गंध्यास को किस प्रकार से आपको हल करना है और किस प्रकार से हल करेंगे तो आपके पूरे में से पूरे नंबर आ जाएंगे। उसके बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार से आपको इसको हल करना है। आपके अपठित गंध्यास को, अपठित गंध्यास के जो प्रश्न है वो किस प्रकार से आने वाले हैं उसके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। आपको एक एक प्रश्न बड़े ही विस्तार से बताया जाएगा, तो एक एक प्रश्न को आपको अच्छी तरीके से देखना है। ये आपके पहला जो है गंध्यास है आपके लिए। इस प्रकार से आपके गंध्यास के प्रश्नोत्तर रहने वाले हैं। एक एक प्रश्नोत्तरों के बारे में बात करेंगे। पहला प्रश्न है, हमें किन विचारों को अनुभूत कर लेने की आवश्यकता है। किन विचारों को हमें अनुभूत कर लेने की आवश्यकता है। पहला प्रश्न आपके प्रत्येक प्रश्न आपका 1 नंबर का रहने वाला है इसमें। तो किन विचारों को हमें जो है विचारों को अनुभूत कर लेने की आवश्यकता है। जीवन निर्माण की, मनुष्य निर्माण की, या चरित्र निर्माण की, या फिर उपयुक्त सभी। तो आपको दया यानी उपयुक्त सभी ये जो मनुष्य निर्माण, जीवन निर्माण और चरित्र निर्माण की जो है विचारों को अपने आप अनुभूत कर लेना चाहिए। शिक्षा का सही अर्थ है जानकारी प्राप्त करना, मुंशिकी करना, या फिर विदेशी भाषा को रटना, या फिर जीवन चरित्र निर्माण करना। तो दया आपके इसमें राइट आंसर होगा, यानी जीवन चरित्र निर्माण करना शिक्षा का सही अर्थ है। तीसरा है, निजी ज्ञान भंडार का समृद्ध करने के लिए आवश्यकता है अंग्रेजी भाषा की, यांत्रिक भाषा की, पाश्चात्य विज्ञान की, या फिर आपके इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपके यांत्रिक भाषा की आवश्यकता है। अगला आपका चौथे प्रश्न है कि जो शिक्षा भूत दया या भूत दया का भाव और स्नेह का साहस उत्पन्न नहीं कर सकती है वह है सारहीन शिक्षा, अर्थपूर्ण शिक्षा, स्वावलंबी शिक्षा, या उद्देश्य मूलक शिक्षा। यानी जो शिक्षा भूत दया या दया का भाव और स्नेह का साहस उत्पन्न नहीं कर सकती है तो वो एक क्या है, सारहीन शिक्षा है। ठीक है, आपके इसमें राइट आंसर होगा। पांचवा है, लेखक के अनुसार शिक्षा क्या है। तो लेखक के अनुसार शिक्षा क्या है ये मैं आपको यहाँ पर इसी गंध्यास में से आपको बताने वाला हूँ। इन्होंने पहले ही कह दिया है कि शिक्षा विविध जानकारियों का ढेर नहीं है जो तुम्हारे मस्तिष्क में ठूस दिया है और जो आत्मसात किए जाने पर आज जन्म पड़ा रहकर गड़बड़ मचाया करता है। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा है शिक्षा वह नहीं है, हमें उन विचारों की अनुभूति कर लेने की आवश्यकता है तो जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण, चरित्र निर्माण में सहायक हो। यदि तुम केवल 5 ही परखे हुए विचार अपने आत्मसात कर लेते हो तो आपके चरित्र निर्माण का, जीवन चरित्र निर्माण आसानी से हो जाएगा। इन्होंने ऐसा कहा है। तो यदि शिक्षा का अर्थ जानकारी होता तो पुस्तकालय संसार में सबसे बड़े संत होते और जो आपके विश्वकोश महान ऋषि बन जाते। इस प्रकार से इसका आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपकी, हमें कैसी शिक्षा की आवश्यकता है। हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जिससे हमारा चरित्र निर्माण बने, हमारा चरित्र बने और हमारा मनोबल बढ़े। ऐसी शिक्षा की हमें आवश्यकता है। अगला है आपका सातवां कि लेखक के अनुसार वर्तमान शिक्षा पद्धति है वो कैसी है। तो लेखक के अनुसार वर्तमान शिक्षा पद्धति है वो बिल्कुल अलग है। उसमें डिग्रियां, नौकरी प्राप्त करना ही शिक्षा का मूल उद्देश्य रह चुका है। तो ऐसी शिक्षा प्रणाली का कोई लाभ नहीं है यदि हम आत्मा की ओर भीतर जाकर देखें तो। आपका 8वां क्वेश्चन है, शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या होना चाहिए। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य जीवन में चरित्र का निर्माण करना ही शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य होना चाहिए, ऐसा लेखक ने यहाँ पर आपके लिए कहा है। अगर आपके अपठित पंद्यास के बारे में बात करते हैं, अपठित पंद्यास को आपको ध्यानपूर्वक पढ़कर इसके प्रश्नों के उत्तर देने। इस प्रकार से आपका अपठित पंद्यास है, इसको अपनी भाषा में ट्रांसलेट करके आप इसके प्रश्नों को आराम से इसका उत्तर दे सकते हैं। पहला है, बादल को वर्ष के हर्ष क्यों कहा गया है। धन धान्य के लिए, किसानों के लिए, प्राणियों के लिए, फिर उपयुक्त सभी के लिए। तो बादल को वर्ष के हर्ष इसलिए कहा गया है क्योंकि वो किसानों के लिए भी उपयुक्त होते हैं, प्राणियों के लिए भी और धन धान्य के लिए भी। तो दया इसमें राइट आंसर होगा। कवि बादलों में क्या दिखाने को कहता है। गर्जन, संसार, दल दल, नद, खनल, या फिर प्रकृति। तो वो उसमें प्रकृति दिखाने की कहता है कवि। ठीक है, उसके बाद अगला आपका तीसरा क्वेश्चन है, बादलों को बरसते देख कवि के का मन क्या करने को कहता है। गाने को, रोने को, गुनगुनाने को, या फिर नाचने को। तो कवि का वो मन है वो क्या करने के लिए कहता है। तो यहाँ पर कवि का मन है वो नाचने के लिए करता है। ठीक है, ए आपका इसमें राइट आंसर होगा। अगला है आपका चौथा क्वेश्चन, अंबर में भर निज रोर से क्या व्यक्त हुई है। स्वयं की पीड़ा, बादलों की पीड़ा, संसार की पीड़ा। तो यहाँ पर संसार की पीड़ा है वो यहाँ पर आपके लिए इसमें प्रयुक्त हुई है। आगे आपके प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। प्रस्तुत काव्यांश की पंक्ति, बरस तू बरस के रसदार में कौन सा अलंकार है। तो बरस तू बरस के रसदार में आपके जो है
यहाँ पर कौन सा अलंकार यानी दो शब्दों का प्रयोग हुआ है लेकिन अर्थ अलग अलग है, तो यहाँ पर आपकी रूपक अलंकार है। ठीक है, आपका छठा क्वेश्चन है काव्यांश में कौन सी रीति प्रयुक्त हुई है। आपकी जो रीतियां होती हैं उनमें से कौन सी रीति प्रयुक्त हुई है आपको बताना है। काव्यांश में कौन सा रस है, तो इस काव्यांश में क्या श्रृंगार रस है या फिर कौन सा रस है आपको बताना है। काव्यांश के भाषा शिल्प पर आपको प्रकाश डालना है। कुछ इस प्रकार से आपके प्रश्न उत्तर आएंगे, हाई लेवल के प्रश्न भी रहेंगे और कुछ इजी प्रश्न भी रहेंगे, तो एक एक प्रश्न को आपको अच्छी तरीके से रटना है। बिल्कुल यही पेपर आपके एग्जाम में मिलने वाला है। रचनात्मक एवं व्यावहारिक लेखन से संबंधित क्वेश्चन आने वाले हैं। अपने जीवन की किसी अविस्मरणीय घटना का शब्द है अपने शब्दों में वर्णन करना है। 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, या फिर अपने विद्यालय में आयोजित हुए क्रिकेट जो टूर्नामेंट है उसका वर्णन है वो आपको अपने शब्दों में करना है। अगला आपका चौथा प्रश्न रहेगा, जिला कलेक्टर बीकानेर की ओर से स्वास्थ्य सचिव राजस्थान सरकार को अपने क्षेत्र में अज्ञात बीमारी से राहत दिलवाने हेतु राजधानी से एक चिकित्सकों की टीम भिजवाने हेतु निर्धारित प्रारूप में एक कार्यालय पत्र लिखना है आपको कि किस प्रकार से एक अज्ञात बीमारी फैल गई है हमारे जिले में, और उसके लिए जिला कलेक्टर को आपको पत्र लिखना है कि चिकित्सकों की एक अलग से यानी टीम भेजी जाए जिसके द्वारा उस जो बीमारी को अज्ञात बीमारी से राहत पाई जा सके। या फिर अपने क्षेत्र के पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को एक आवेदन पत्र लिखना है जिसमें अपनी योग्यता एवं अनुभव आदि का उल्लेख करते हुए अंशकालीन अतिथि शिक्षक के पद पर नियुक्त करने का निवेदन किया गया हो। 5 प्रतिवेदन का अभिप्राय एवं उसकी परिभाषा स्पष्ट करनी है। प्रतिवेदन किसे कहते हैं, प्रतिवेदन किसे कहते हैं और उसका परिभाषा आपको बिल्कुल स्पष्ट करनी है। या फिर आदर्श प्रतिवेदन की विशेषताएं आपको लिखनी है। 2 नंबर का प्रश्न रहेगा, बिल्कुल 100% आपके एग्जाम में मिलने वाला है, और ये प्रश्न तो आपकी हिंदी अनिवार्य के पेपर में भी आ चुका है। अगला प्रश्न है, प्रेस विज्ञप्ति किसे कहते हैं। प्रेस विज्ञप्ति और प्रेस नोट में क्या अंतर है, बिल्कुल 100% क्वेश्चन आएगा। व्यक्ति और माध्यम किताब से उठ रहा है प्रश्न, आपके 100% एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। निदेशक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय राजस्थान की ओर से राजस्थान के शिक्षकों को सूचनार्थ एक प्रेस विज्ञप्ति का प्रारूप तैयार कीजिए जिसमें डॉक्टर राधाकृष्ण शिक्षक पुरस्कार हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हो। इसके लिए आपको एक प्रतियोगिता आयोजित होगी, डॉक्टर राधा श्री कृष्ण शिक्षक पुरस्कार, उसके लिए आवेदन आमंत्रित करना है, उसके लिए विज्ञप्ति तैयार करनी है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से, यानी राजस्थान की ओर से आपको विज्ञप्ति तैयार करनी है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बीकानेर की विद्यालय की विकास समिति की आगामी बैठक हेतु एक कार्यसूची का प्रारूप आपको तैयार करना है। या फिर कार्यवर्त से आप क्या समझते हैं, इसका स्वरूप लिखिए तथा कार्यवर्त लिखते समय ध्यान देने योग्य बिंदु पर प्रकाश डालिए। कार्यवर्त किसे कहते हैं, यानी अपने बारे में कुछ लिखना, अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना कार्यवर्त कहलाता है। उसके अलग अलग जो होते हैं उसके बिंदु, उन पर भी आपको प्रकाश डालना है, मतलब आपको किस प्रकार से पहले कौन सा बिंदु लिखना है उसके बारे में भी आपको बताना है। 8वां, निम्नलिखित प्रश्नों में से उचित विकल्प का चयन करते हुए उत्तर दीजिए। संयुक्ताक्षर का असंगत रूप क्या है, पहचानिए आपको, मतलब कौन सा है वो यहाँ पर गलत दिया है। 6 प्लस अक्षय का क प्लस स होता है, बिल्कुल होता है। अगला है ज्ञ का जय प्लस ये, त्रय का तय प्लस रह, श्रय का स प्लस रह, तो ये जो यहाँ पर जो ज्ञ है ये बिल्कुल आपकी गलत है, तो स आपके इसमें राइट करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हिंदी शब्दकोश में किन वर्णों का लेखन नहीं होता है, क्षेत्र ज्ञ श्रेय या फिर ध्येय या फिर उपयुक्त सभी का। तो यहाँ पर जो ध्येय शब्द है उसका लेखन हिंदी जो शब्दकोश होता है उसमें बिल्कुल नहीं होता है। शब्द किसकी मूल इकाई है, तो शब्द है वो आपके किसकी मूल इकाई है, तो शब्द भाषा की मूल इकाई है। ठीक है, उसी के साथ शब्दकोश में सर्वप्रथम वर्ण आता है, कौन सा आता है, तो वो आता है अनुस्वार। ठीक है, अनुस्वार स्वर जो है शब्दकोश में सर्वप्रथम वर्ण आता है। उसके बाद शब्द परिजातम क्या है, ग्रंथ का नाम है या फिर कविता का नाम है, शब्दकोश का नाम है, तो शब्द परिजातमक एक शब्दकोश का नाम है। अगला है आपकी छठा, अर्थ के स्तर पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो अर्थ के स्तर पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होती है। उसी के साथ आपके जो अगले प्रश्न है इनके किन्हीं 2 प्रश्नों को आपको उत्तर देने हैं। 3 प्रश्नों में से संचार से आप क्या समझते हैं, संचार क्रांति के साधन कौन कौन से। संचार किसे कहते हैं, यानी अपनी बात जो आपकी बात होती है उसको दूसरे तक पहुंचाना संचार कहलाता है। वो कोई भी माध्यम से हो सकता है, रेडियो टेलीविजन या फिर भाषागत हो सकता है, कोई भी ये संचार क्रांति के साधन है। वो रेडियो टेलीविजन वगैरह फैक्स मशीनें आदि इसके संचार है। दूसरा है, भारत में पत्रकारिता की शुरुआत कब हुई थी। भारत में पत्रकारिता शुरुआत 17 क्षेत्र में बंगाल गजट से हुई थी। पत्रकारिता के 3 पहले कौन से थे, पहलू कौन से हैं, बिल्कुल आपको बताने हैं। जनसंचार किसे कहते हैं, इनमें किन माध्यमों की सहायता ली जाती है। जनसंचार की कोई 2 विशेषताएं भी आपको लिखनी है। व्यक्तियों माध्यम से उठ रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके 100% एग्जाम में मिलने वाले हैं। खंड 3 में आपके 32 नंबर का आने वाला है, जिसमें से आपके ये जो काव्यास है उसकी आपको से प्रसंग व्याख्या करनी है। ये पहला है आपके कबीर वाला, अरे दो इन राय ना पाइए, कबीर वाला पहले पाठ में से आपके सह प्रसंग व्याख्या करनी है। आपको प्रसंग लिखते हुए संदर्भ लिखते हुए कहना है, प्रस्तुत पद्यावतरण हमारे हिंदी के मूर्धन्य साहित्योपासक कबीर विरचित पद से उद्धृत है। और इसमें कबीर ने दूसरे में लिखना है, और ये भी कबीर का ये दूसरे का खाला करे बेटी ब्यावे, यानी मौसी की बेटी से शादी करते हैं मुसलमान। और इनमें इन्होंने कहा है कि हिंदू है वो जो है काफ़ी अपने को आपको काफ़ी बड़ा पवित्र मानते हैं, लेकिन जब वो वेश्या के पैर पर सोते हैं यानी वो वेश्यों के साथ आलिंगन करते हैं तब वो इस बात को भूल जाते हैं कि वो भी एक पवित्र होते हैं।
और मुसलमानों के पीर औलिया है उनको मतलब उनको क्या करते हैं, उनको वो अपने घड़े वगैरह नहीं छूने देते हैं, अपने जो पानी के बर्तन होते हैं उन्हें नहीं छूने देते हैं। और मतलब मुसलमान होते हैं वो अपने आप को पवित्र मानते हैं, मतलब वो क्या करते हैं उनके जो कबीर वगैरह होते हैं, मतलब जो भी आपको उनके पीर औलिया होते हैं उनसे वो बड़े बड़े नमाज वगैरह कराते हैं, लेकिन वो अपनी मौसी की बेटी के साथ ही शादी करके घर में पति पत्नी के रूप में रहते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बुराई होती है। अब बात करते हैं आपकी इंपॉर्टेंट जो अगला है अवल धरी वाला जो है वो आपकी इसमें से 100% व्याख्या करनी है। ऊपर वाला आपकी वेरी इजी है। उसके बाद है आपके सब आंखों के आंसू उजले कविता का जो मूल भाव है यानी प्रतिपाद उसका स्पष्ट करना है, 5 नंबर का प्रश्न है। उसके बाद खेलन में काको गुस्सैया पद से बाल मनोविज्ञान पर क्या असर पड़ता है स्पष्ट करना है आपको, मतलब श्री कृष्ण वाला जो पाठ है, जो आपकी सूरदास वाला पाठ है, उसमें से आपको बताना है कि खेलन में काको गुस्सैया, यानी वो कह रहा है कि खेलन में कौन, मतलब कोई स्वामी नहीं होता है कहते हैं, ठीक है। श्री कृष्ण जब अपनी हट पर पड़ जाते हैं तब वो कहते हैं उनसे, उनके सारे साथी उनसे रूठ जाते हैं। अन्ना भावे नींद नहीं आवे का क्या क्या कारण है, ऐसी स्थिति क्यों हो गई है, बिल्कुल आपको बताना है। कस्तूरी मर्ग अपने पर ही चिढ़ने का कारण क्या है, क्योंकि वो कस्तूरी जो हिरण होता है वो पूरे मर्ग यानी पूरे जंगल में वो घूमता रहता है, उसके नाभि से एक स्मेल आती है यानी एक सुगंधित आती है जो उसे ढूंढने के लिए पूरे जंगल में भागता फिरता है, लेकिन उसे पता ही नहीं होता कि वो इसकी सुंडी से आ रही है। यानी कबीर इसमें जो है कहने का प्रयास कर रहा है कि सभी के सभी जो परमात्मा है, हमारे जो देवता है वो हमारे अंदर ही होते हैं, लेकिन हम बाहर उनको ढूंढते फिरते हैं। किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने आपको बिल्कुल इस प्रकार से आपको समझाना है कि सूरदास श्रृंगार वात्सल्य की अद्वितीय कवि है, उदाहरण सहित आपको स्पष्ट करना है। और आपको ये भी बताना है, यहाँ पर आपके लिए अगला प्रश्न आपके लिए ये आ चुका है, पाठ्य पुस्तक के संकलित पदों के आधार पर आपको पद्य भावार का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। और इनमें से आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने थे। और आपको इस देश में उनके धर्म जाति मजहब और संप्रदाय के लोग रहते हैं, परंतु कबीर हिंदू और मुसलमान की बात क्यों करते हैं, क्योंकि वो 2 मुख्य जाति थे और उस समय बहुत प्रसिद्ध थे। आपको इस गंध्यास की 100% व्याख्या करनी है। उसके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति, एक और मिट्टी और दूसरी ओर लोहा, ठीक है। फौलाद केरा, यानी ये जो आपकी कबीर की कहानी है, कौन सी कहानी है कबीर की, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये कौन सी कहानी है कबीर की, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जो भी कमेंट बॉक्स में सबसे पहले बताएगा उसका नाम मैं अगले वीडियो में अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। ये किस कहानी कबीर की कौन सी कहानी से लिया गया आपको बताना है। और अगला है भट्टे से उठते हुए काले धुएं ने आकाश तले एक काली चादर फैला दी, सब कुछ छोड़कर मानो कोई सूखे चल पड़े, ठीक है। ये कानाबदोश वाली कहानी से है। ऊपर वाला कौन सी कहानी से, कबीर मतलब प्रेमचंद की कहानी है, उसमें से आपको बताना है कौन सी कहानी है प्रेमचंद की जिसमें से ये लिया गया है। जो आपकी 10वीं में भी कहानी थी तो आपको बताना है कौन सी कहानी है, ठीक है। 15 प्रश्न है, मानव भातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं का एक लड़ी में पिरोए हुए है। इस कथन के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए कि धर्म तोड़ता नहीं जोड़ता है। ये आपके प्रेमचंद के एक कहानी है जो कि मैंने ऊपर आपको पूछ रखा है, उसी कहानी से ये प्रश्न आ सका है। तो आपको कहानी का नाम बताना है। मुंशी जी और सिद्धेश्वरी की असंबंध बातों से कैसे संबंध है आपको बताना है। अगला आपके किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। लेखक ने टॉर्च बेचने वाली कंपनी का नाम सूरज छापी क्यों रखा था, बिल्कुल आपको बताना है। और दूसरा है, गूंगे ने अपने स्वाभिमानी होने का परिचय किस प्रकार दिया था। वो बसंता ने जब उसको थप्पड़ मारा था तो उस प्रकार से वो किस प्रकार से उसने स्वाभिमानी होने का परिचय दिया था गूंगे ने। ज्योतिबा फूले की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी, चुकिया चुपचाप लेटा क्या सोचता था। प्रेमचंद का जीवन परिचय तथा साहित्य परिचय लिखना है। और माधवी वर्मा का जीवन परिचय एवं कथित पर आपको प्रकाश डालना है, ठीक है। महादेवी वर्मा का बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। महादेवी वर्मा का कोई परिचय आपको बिल्कुल 100% देखने को मिलने वाला है। 18 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। अंडे की छिलके कहानी एकांकी में से किन विकृतियों को उजागर किया गया है। एकांकी अंडे के छिलके के आधार पर वीणा के चारित्र्य की जो विशेषता है उनको आपको लिखना है। अंडे के छिलके कहानी एकांकी का मूल भाव आपको स्पष्ट करना है। इस प्रकार से आपकी जो कहानियां है वो मैंने बता दी। शरद की माँ बुआ मोहनी का संक्षिप्त परिचय आपको लिखना है, बिल्कुल 100% यही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। तो इस प्रकार से मैंने आपके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करवा दिए। सभी क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे इजाजत लेना चाहूँगा, आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बता दिए। अब मैं आपसे इजाजत लेना चाहूँगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए सबसे स्टडी कंटेंट यहाँ पर आता रहता है।